हेलो दोस्तों, मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के प्रमुख कारण हैं 90 के दशक में आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर थी। भारत की आर्थिक स्थिति 1990 में बहुत ज़्यादा खराब थी, कमज़ोर थी। दूसरा, विदेशों ने कर्जा देना बंद कर दिया था। हमारे देश कर्जा में डूबा हुआ था और विदेशों ने, विश्व व्यापार संगठन ने तथा IMF ने कर्जा देना बंद कर दिया था। तीसरा, भारत का 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। एक टन में 1000 क्विंटल आता है, तो 47 टन में 47,000 क्विंटल सोना गिरवी रखना पड़ा, तभी हमारे देश को कर्ज मिल सका, जो कि पिछले कर्जा को चुकाने के लिए दिया गया था। हमारे देश को जो कर्जा मिला वो आवश्यकता के अनुरूप नहीं था, अत्यंत ही कम था। भारत की साख अत्यंत गिरी हुई थी, सोना को गिरवी रखना अंतिम उपाय था। 1991 में प्रधानमंत्री बने श्री PV नरसिंह राव एवं वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति लागू की गई, क्योंकि 1991 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। विदेशी कर्ज में देश डूब चुका था। राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। भारत का भुगतान संतुलन बहुत ही प्रतिकूल हो चुका था। महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। रोजगार का स्तर बहुत गिर चुका था। अतः देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। विश्व बैंक व IMF से समझौता किया तथा विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज देने के लिए भारत सरकार से शर्त रखी कि वे अपने देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाएगा। आप अभी अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप है, व्यापार पर, उद्योग पर एवं आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखी है, उन्हें समाप्त कीजिए, तब हम आपको ऋण देंगे। ऐसा शर्त किसने लगाया? IBRD, जिसको विश्व बैंक कहते हैं, और IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये शर्त लगाया। भारत ने ये शर्तें मान ली और उसके बदले में भारत को विश्व बैंक और IMF ने $7 अरब का कर्जा दिया। इस प्रकार भारत को विश्व बैंक एवं IMF के दबाव में नई आर्थिक नीतियों को अपनाना पड़ा। अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं करता तो भारत की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो सकती थी। अब जानते हैं कि भारत ने 1991 में अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, विश्व स्तर का बनाने के लिए और उद्योग धंधों का विकास करने के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए, निर्यात में वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई। नई आर्थिक नीति में भारत ने बहुत सारे व्यापक कदम उठाए। उन कदमों की जो घटक हैं नई आर्थिक नीति 1991 के घटक: पहला, उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है निजीकरण, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इस तरह से तीनों को शॉर्ट में LPG पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पहले देखते हैं उदारीकरण, इसको अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन कहते हैं। इसका आशय, उदारीकरण से आशय आर्थिक क्षेत्र में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेपों या प्रतिबंधों को समाप्त करना, जिससे उद्योग व्यापार का विकास हो। उदारीकरण को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो व्यक्ति उदार होता है उसके लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह होता है। उदार प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लोचशील होता है, वातावरण के अनुसार ढलने की आदत होती है, क्षमता होती है। उदार होने का अर्थ हुआ आप अपनी आवश्यकता को विश्व की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने में सक्षम होना, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बन सके। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार जितने भी प्रतिबंध उद्योग व्यापार के क्षेत्र में लगाए हैं उन्हें समाप्त कर दिया।
और उसे उदार बना दिया, यही उदारीकरण कहलाया। उदारीकरण के अंतर्गत भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उनके बारे में अब अध्ययन करते हैं। पहला, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। सरकार के अंडर में आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी। इन उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, अन्य लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू इनकम जनरेट करने के लिए, औरों के लिए खोल दिया गया। केवल 3 सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान रह गए तथा केवल 6 उद्योगों के लिए सरकार ने लाइसेंस लेना अनिवार्य किया। बाकी को लिए उदार नीति अपनाया, अनिवार्यता खत्म कर दिया। दूसरा सुधार वित्तीय क्षेत्र में हुआ। व्यापारिक बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी विनिमय बाजार, इन सब में सुधार किया गया। पूर्व में आरबीआई जो भी नियम बनाता था वह सब इन पर लागू होता था, किंतु ये सभी आरबीआई के नियंत्रण में थे। अब इनको छूट प्रदान की गई। आरबीआई केवल सलाहकार की भूमिका निभाता है। उन्हें आरबीआई द्वारा अनेक अधिकार दे दिए गए हैं। ये अपने नियम खुद बनाते हैं, ब्याज दरें स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश के भीतर प्राइवेट बैंक खोलने की भी छूट दी गई। तीसरा सुधार, कर व्यवस्था में सुधार। 1991 के पूर्व भारतीय कर प्रणाली बहुत कठोर थी। उस समय कर ज़्यादा थे। जब कर ज़्यादा होते हैं तो वस्तु की लागत बढ़ती है, और जब लागत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने से वस्तु महंगी हो जाती है। जब निर्यात करते हैं तो विदेशों में बिकती नहीं है, क्योंकि वहाँ अन्य देशों की वस्तुएं सस्ती होती हैं, क्योंकि वहाँ कर कम लगते हैं। तो भारत ने कर प्रणाली को सरल बनाया। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों को घटाया गया, जिसमें वस्तुओं की लागत कम हुई और निर्यात को प्रोत्साहन मिला। चौथा सुधार, विदेशी विनिमय के क्षेत्र में सुधार आया। उस समय भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल था, अर्थात भारत का आयात ज़्यादा हो रहा था एवं निर्यात बहुत कम या नगण्य हो रहा था। इस स्थिति में भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन अर्थात अपनी मुद्रा के दाम को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना। अपनी मुद्रा को जानबूझकर सस्ती कर देना। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम हुआ हमारे देश में बनने वाली वस्तुओं की लागत कम हुई या सस्ती हुई, जिससे हमारे देश की वस्तुएं विदेशों में बिकने लगी। इससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह हमारे देश की ओर होने लगी और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। पांचवा सुधार, व्यापार और निवेश नीति में सुधार। उस समय व्यापार अर्थात आयात और निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगा रखे थे। आयात पर भारी शुल्क एवं निर्यात पर भारी शुल्क या कर को कम कर दिया। टैक्स की दर कम करने से आयात एवं निर्यात दोनों में वृद्धि हुई, अर्थात विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। छठवां सुधार, एमआरटीपी एक्ट 1969 को समाप्त किया गया। यह एक्ट उद्योग एवं व्यापार के विकास में बाधक था, तो सरकार ने इस एक्ट को समाप्त करके इसके स्थान पर दूसरा एक्ट लाया, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम नाम दिया गया। सातवां सुधार, लघु उद्योगों में निवेश सीमा बढ़ाई गई। पहले भारत में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा थी 2 लाख रुपये, बाद में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। वर्तमान में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है, अर्थात वर्तमान में कोई लघु उद्योग स्थापित करता है तो उसमें 5 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकता है। पूर्व में 2 लाख रुपए की सीमा होने से उत्पादन एवं रोजगार के अवसर सीमित थे। जब इस 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया तो रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़े। आठवां सुधार, विदेशों से कच्चा माल एवं तकनीकी आयात में छूट। उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद विदेशों से कच्चा माल, सेवाएं या तकनीकी आयात की छूट दी गई। नौवां सुधार, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने में छूट। उदारीकरण नीति अपनाने के बाद जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे उसमें उद्योग धंधों की स्थापना पर अनेक छूट प्रदान की गई। इस प्रकार से भारत की स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उदारीकरण के बाद अनेक प्रोत्साहन एवं छूट दी गई, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर सके। हमारे देश की वस्तुएं लागत एवं गुणवत्ता दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। अब अध्ययन करते हैं निजीकरण के बारे में। इसको अंग्रेजी में
प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसका आशय पहले देखते हैं। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग या विनिवेश करना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण में सरकार अपने अधीन आने वाली कंपनियों के कुछ हिस्सों को निजी या प्राइवेट क्षेत्र को बेच देती है। उसके बदले प्राइवेट सेक्टर सरकार को धन देता है। इस धन से सरकार आर्थिक संसाधन जुटाने का कार्य करता है। अन्य जगह लगा सकती है, जैसे सड़क बना सकती है, स्कूल कॉलेज खोलने में भी लगा सकती है। निजीकरण से उद्योगों या कंपनियों का आधुनिकीकरण होता है। कंपनी में और पूंजी लगती है, नई तकनीकी का इस्तेमाल होता है। इससे घाटे में चलने वाली कंपनी लाभ में आ जाती है, घाटे से उबर कर उत्थान की ओर आ जाती है तथा वहाँ जो उत्पादन या सेवा का स्तर है वह विश्व स्तर का हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लाभ की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करती है और अपना उत्पाद इस प्रकार बनाती है कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। 1991 में सरकार के अधीन बैंक थी। कोई प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकता था, न देश का और न ही विदेश का। जब निजीकरण की नीति अपनाई गई तब आज हमारे देश के अंदर देसी प्राइवेट बैंक के साथ साथ विदेशी प्राइवेट बैंक भी कार्य कर रहे हैं। विदेशी एवं देसी प्राइवेट बैंक के कुछ उदाहरण हैं। विदेशी बैंक में है बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक, सिटी बैंक आदि। भारतीय प्राइवेट बैंक के उदाहरण हैं कुछ: एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक आदि। इस प्रकार से निजीकरण के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में उद्योग धंधे खोल सकता है, बैंकों की स्थापना कर सकता है। जो उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था उसे भी प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। अब अध्ययन करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र व्यापार ही वैश्वीकरण है। वर्तमान युग ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का युग है। 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था के समान थी, लेकिन 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई तब भारतीय बाजार को विश्व के लिए खोल दिया गया। आज अबाध रूप से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का हमारे देश से दूसरे देशों में तथा दूसरे देशों से हमारे देश में प्रवाह होता है। WTO के नियम भी हमारे देश में लागू होता है। WTO क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नियम भी हमारे देश में लागू होता है, क्योंकि हमने वैश्वीकरण की नीति को अपनाते हुए WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गए हैं। वैश्वीकरण से विश्व की अनेक कंपनियां हमारे देश में निवेश, लाभ और व्यापार कर रही हैं। उसी प्रकार हमारे देश की अनेक कंपनियां विदेशों में काम कर सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं उसके कुछ उदाहरण देखिए। LG जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बनाती है। एप्पल जो मोबाइल बनाती है। निसान ये कार कंपनी है। तोशिबा कंप्यूटर का निर्माण करती है। डेल भी कंप्यूटर का निर्माण करती है। होंडा मोटरसाइकिल और कार बनाती है। फिएट ये भी कार बनाने वाली कंपनी है। नेस्ले आप लोग सुने होंगे, नेस्ले के चॉकलेट और मैगी भी खाया होंगे, ये चॉकलेट मैगी वगैरह बनाती है। सैमसंग ये मोबाइल और टीवी का निर्माण करती है। पेप्सिको ये कोल्ड ड्रिंक का निर्माण करती है। ये सब कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी अनेक देशों में अपना कारोबार कर रही हैं तथा भारत में भी कर रही हैं। भारत ने जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाया तब हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ। इस प्रकार से देखें तो 1991 के पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी थी। 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत LPG अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक बनने में सक्षम हुई। निर्यातों को बढ़ावा मिला, भुगतान संतुलन अनुकूल हुआ
महंगाई पर काबू पाया जा सका, राजकोषीय घाटा धीरे धीरे कम होने लगा। नई आर्थिक सुधार कार्यक्रम का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 110 करोड़ डॉलर बचा था, जो 15 दिन के खर्चे के लिए हो पाता, किंतु वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अधिक बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आर्थिक हलचल होने पर वह विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इस तरह से हमारी वैश्वीकरण की नीति, निजीकरण की नीति एवं उदारीकरण की नीति हमारी देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हुआ। धन्यवाद दोस्तों।